और यह भी किसी ने कहा यह कुंभ मेला नहीं है, ये ट्रेड फेयर नहीं है, ये धार्मिक संगम है, ये तीर्थ है, ये पिलग्रिमेज है। और इससे मुसलमान, तो इसमें मेरा सवाल यह है, क्या मुसलमान महाकुंभ को पवित्र मानते हैं या उसको जहन्नम, दोजक, आग का जाने का एक भटका हुआ रास्ता मानते हैं? महाकुंभ सेक्युलरिज्म का प्रतीक नहीं है, महाकुंभ सनातनी मानता संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन आने वाली पारी के लिए जितने भी अखाड़े हैं वो उनका ध्यान, उनका मन अब योगी जी की तरफ उनका रुझान घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो साथियों, 13 जनवरी 2025 महाकुंभ आरंभ होने जा रहा है। 45 दिन ये महाकुंभ चलेगा। 2013 में इससे पहले महाकुंभ हुआ था। महाकुंभ भारतीय नजरिए से, भारतीय संस्कृति के नजरिए से, मान्यताओं के नजरिए से, सनातनियों के नजरिए से बहुत अधिक महत्व रखता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा संगम है, कॉन्ग्रीगेशन है, जिसको बोला जाता है एक जगह धार्मिक आस्था के नाम पर जब लोग जमा होते हैं तो 40 करोड़ लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है जो गंगा स्नान के लिए महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचेंगे। हमेशा से सांस्कृतिक नजरिए से, धार्मिक नजरिए से इसका महत्व रहा है। लेकिन इस बार और इससे पहले भी 2013 में राजनीतिक महत्व भी, जहां इतना बड़ा संगम होता है, जहां करोड़ों लोग आते हैं, वो एक भारत में एक राजनीतिक रूप भी लेता है। और इस बार कुछ ज्यादा ही राजनीतिक सरगर्मी या हलचल देखने और सुनने को मिल रही है जब मैं महाकुंभ की प्रिपरेशंस को फॉलो कर रहा हूं। 2013 में भी एक ऐतिहासिक फैसला या फरमान जारी हुआ था सभी अखाड़ों की ओर से। उस फरमान ने धरातल पर अपना रंग दिखाया। अब देखते हैं जो 2025 में राजनीतिक फरमान यहां से निकलेगा, देश की दिशा धारा उस फरमान के हिसाब से उत्तर प्रदेश 2027 और भारत 2029 को किधर लेके जाएगी। तो इसी मुद्दे पर है आज का वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कई चर्चाएं, कई बातें महाकुंभ प्रयागराज जनवरी 13 से जुड़कर पढ़ने, देखने और सुनने को मिल रही हैं। आज हम भी उन सभी बातों का यहां पर एक संगम बनाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। 2013 में जैसा मैंने बताया, सांस्कृतिक नजरिए से, धार्मिक आस्था के नजरिए से महाकुंभ जहां इतना बड़ा जमावड़ा होगा, वो कोई ना कोई पॉलिटिकल फ्लेवर तो लेकर आएगा। अब इसको आप पॉलिटिकल फ्लेवर भी मान सकते हैं और इसको भारतीय संस्कृति को बचाने की, सुरक्षित करने की एक लड़ाई भी मान सकते हैं। क्योंकि अब भारत में ऐसा हो गया है कि जो भारतीय संस्कृति को बचाने की, उसको सजाने की बात करता है और बताता है कि भारतीय संस्कृति का कहां कहां कैसे कैसे नुकसान हुआ है, उसको राष्ट्रवाद से हटकर राजनीतिवाद के नजरिए से लोग देखने लगे हैं। और इन दोनों चीजों का भी इसी कारण से संगम हो गया है। मेरा यह मानना है कि इसको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। तो 2013 में जो सभी अखाड़े थे, अखाड़े आप सब जानते होंगे, माना जाता है आदि शंकराचार्य ने ये जो कंसेप्ट ऑफ अखाड़ा है, क्योंकि आमतौर पे अखाड़ा आदमी पहलवानी से जोड़कर देखता है, ये वो कंसेप्ट लेके आए थे जब भारत में आक्रांताओं का, इन्वेडर्स का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा, व्यायाम और हथियार शस्त्र की शिक्षा भी अखाड़ों का एक उस टाइम में पार्ट बनी थी। इसके चलते इनको अखाड़ा कहा जाता है। लगभग 13 अखाड़े हैं। 2013 में शायद किन्नर अखाड़ा भी इसमें ऐड किया गया था, तो उसके बाद शायद 14 अखाड़े हो गए थे। आई माइट बी रॉन्ग, बिल्कुल अंकों को लेकर बिल्कुल करेक्ट ना करना और वीडियो का पूरा मूल भाव देखना। तो 40 करोड़ आदमियों का यहां संगम होने जा रहा है। 2013 को लेकर एक बड़ा फरमान जारी किया था सारे अखाड़ों ने। वो फरमान था कि उन्होंने एक तरफा, एक सुर में, एक मंच से नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर मुहर लगा दी थी। और उसका असर 2014 के चुनाव में देखने को मिला था।
इस बार 2025 में जो महाकुंभ होने जा रहा है उसमें अभी से उसने एक राजनीतिक फ्लेवर दिखाना शुरू कर दिया है। पहली हलचल ये देखने और सुनने को मिल रही है कि महाकुंभ में कुंभ की तैयारियां शुरू होने से पहले एक फरमान आता है कि मुसलमानों की यहां पर एंट्री पर रोक होगी या उसको रेगुलेट किया जाएगा और महाकुंभ के अंदर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेंगी। ये पहला जो चीज आई कुंभ को जोड़कर, ये पहला फरमान आना शुरू हुआ आज से कुछ दिन पहले। मैंने सोचा था सारे जितने भी फरमान आ जाएंगे सबको जोड़ के एक संगम करके एक वीडियो बनाऊंगा। तो भाई जिसपे बहुत से मुस्लिम संगठनों ने इस बात का विरोध भी किया और कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश में, आपसी भाईचारे के देश में हमेशा से ये चलता आया है, तो किसी को ये चीज करने की, ऐसी बात बोलने की क्या जरूरत है। और महाकुंभ जो एक इतनी पवित्र स्थान है, एक पवित्र मौका है, तो उसको आप इस तरह से हिंदू मुसलमान में क्यों बांट रहे हैं। तो इसमें मेरा सवाल यह है, क्या मुसलमान महाकुंभ को पवित्र मानते हैं या उसको जहन्नम, दोजक, आग का जाने का एक भटका हुआ रास्ता मानते हैं। जिस तरीके से आप एक रेस्टोरेंट में नहीं जाते, भले मुसलमान को पता हो यहाँ हलाल बीफ भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ झटका भी मिल रहा है, यहाँ पोर्क भी मिल रहा है, माने जिसको माना जाता है मुसलमान की नजरिए से, खान पान की नजरिए से कि बहुत गलत गलत चीजें मिल रही हैं, लेकिन हलाल चीजें भी मिल रही हैं, तो वहां पर क्या मुसलमान जाना खाना खाने के लिए पसंद करेगा? जवाब है नहीं करेगा, वो कहीं और खाएगा। ठीक है, इसी तरह जो ये महाकुंभ है, ये पवित्र मौका नहीं है मेरे भाइयों मुसलमानों। तुम इसको अब बिजनेस के लिए पवित्र क्यों मान रहे हो मेरे भाई? ये तो एक जहन्नम का, दोजख का जाने का रास्ता है, तुम्हें इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तुम्हें यहां जाकर 1 रुपया भी कमाई नहीं करनी चाहिए। जो तुम कमाई करोगे वो हराम की कमाई होगी, वो कहीं ना कहीं निकलेगी, तुम्हारी दुख में निकलेगी या तुम्हारी बीमारी में निकलेगी। तो पहला तो ये इतना छोटा सा आर्गुमेंट हो गया कि महाकुंभ सेक्युलरिज्म का प्रतीक नहीं है। महाकुंभ सनातनी मानता संस्कृति का प्रतीक है, भारत का प्रतीक है, और भारत हमेशा से सेक्युलर है, मैं बार बार बोल चुका हूं। तो वहां पर मुसलमान की एंट्री की वजह से वो जगह सेक्युलर होगी या भाईचारे का प्रतीक बनेगी, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। और ये डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद पे भी लागू होता है। अगर ऐसा कोई फरमान ऐसा है, माना जा रहा है और मुझे वहां जाने से रोका जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए कि अगर मैं वहां जाना चाहता हूं तो मैं अपना कारण बताऊं। वहां पे किसी जो डीएम जिस भी इंसान को, अधिकारी को, ऑफिस को नियुक्त करें, मैं उसको एक एप्लीकेशन दूं, वो मुझे उसकी परमिशन दे, उसके बाद मैं जा सकता हूं। ये मेरे पर भी लागू होता है, बिल्कुल होता है, होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मानता है कि महाकुंभ में मुसलमानों को रोकने से ये जगह सांप्रदायिक हो जाएगी, तो यार इसका मतलब कि जितने भी अभी तक उम्रा हुए और हज हुए, क्या वो सब सांप्रदायिक हो गए? अपनी नजरिए से भी कभी कभी दिल बढ़ा करके सोच लिया करो। तो पहली चीज, मैं इस फरमान का बतौर मुसलमान घोर स्वागत करता हूं कि वहां पर मुसलमानों की वो एक धार्मिक स्थान है। और ये भी किसी ने कहा ये कुंभ का मेला, कुंभ मेला नहीं है, ये ट्रेड फेयर नहीं है, ये धार्मिक संगम है, ये तीर्थ है, ये पिलग्रिमेज है, और इससे मुसलमान को दूर रहना चाहिए और बिजनेस के लिए सेक्युलरिज्म के नाम पर अंदर नहीं घुसना चाहिए। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। उसके बाद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने वहां पर कई सारे होर्डिंग्स लगवाए हैं, ये चीज देखने को मिली है। और इस पे भी मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति करी है। कहीं लिखा है कि बटोगे तो कटोगे वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी होर्डिंग हैं। कई जगह होर्डिंग लगी हैं, वक्फ के नाम पर लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। तो इन होर्डिंग्स का भी विरोध हो रहा है। दूसरी बात ये हो गई, अब जितने भी अखाड़े हैं 13-14, उन्होंने बांग्लादेश को लेकर अभी से साथियों बोलना शुरू कर दिया है। और बांग्लादेश एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, अब मैं दक्षिण भारत के बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन बांग्लादेश की घटनाओं ने, शायद कश्मीर की घटनाओं ने भारत की साइकी को, सनातन की साइकी को इतना अफेक्ट नहीं किया होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद आती है। वैसे तो बहुत पुरानी बात हो गई, जितना बांग्लादेश में हो रही घटना एक सनातनी अवेयर बोलूंगा, कम्युनल नहीं बोलूंगा,
अवेयर एक साइकी को ये चीज अफेक्ट कर रही है। और ये चीज हरियाणा और आपके महाराष्ट्र चुनाव में खुलकर देखने को मिली। और बटोगे जो कटोगे से लेकर जिस तरह से योगी जी ने एक अपनी स्पेस क्रिएट करी कम से कम नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में, तो उसका जो बेस बना वो बांग्लादेश की ये जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे कल भी चन्मैया कृष्णदास की बेल कैंसिल कर दिया गया है, ये अफेक्ट आ रहा है भारत में। और बांग्लादेश एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट बन रहा है ये देख के कि सेक्युलरिज्म के नाम पर किस तरीके से बांग्लादेश का क्रिएशन किया गया और अब बांग्लादेश क्या रूप लेता जा रहा है। सो बांग्लादेश भारत को मुझे लग रहा है पाकिस्तान से ज्यादा अब अफेक्ट कर रहा है वहां की सोशियो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस घटनाएं। और ये चीज कुंभ में देखने को मिल रही है। और कुंभ में जितने भी अखाड़े पहुंच रहे हैं, सभी जो जितने भी संत पहुंच रहे हैं, जब उनसे पूछा जा रहा है, सब एक सुर में बांग्लादेश की बात कर रहे हैं और एक सुर में कह रहे हैं कि जब यहां पर भाजपा के नेताओं का आना शुरू होगा, सारे अखाड़े एक सुर में एक मंच से बांग्लादेश पे कोई कड़ा कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाएंगे और बोलेंगे। और साथ में सनातन बोर्ड बनाने की भी मांग बड़ी तेजी पकड़ रही है कि इस बार यहां से इस मांग को प्रबल किया जाएगा। साथ ही साथ जैसा 2013 में मोहर लगी थी नरेंद्र मोदी जी पर, इस बार क्योंकि चुनाव दूर हैं, नरेंद्र मोदी जी अभी एक सक्रिय राजनीति में हैं, तो इसी तरह एक और अनौपचारिक तौर पर, माने ये नहीं कि एक मोहर लग जाएगी कि 2029 का चुनाव देश में हिंदू किसको अपने नेता के रूप में देखना चाहता है। ये बात आरएसएस के संयोजक साहब ने भी बोली है और अलग अलग महंतों ने वहां पर बोली है कि हम इस चीज को इस तरह से क्रिएट नहीं करेंगे कि मानो एक योगी जी और मोदी जी में कोई वर्चस्व का विवाद खड़ा हो जाए या 2029 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा इस पर कोई बात खड़ी हो जाए। लेकिन माना यह जा रहा है अंडर करंट बहुत स्ट्रांग है कि जितने भी अखाड़े हैं ये कम से कम दिल से अपनी आत्मा से योगी जी पर मोहर लगाते। ये जो जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जाके वहां किसी से बात नहीं की है, योगी जी पर मोहर लगाते नजर आ रहे हैं कि हमें योगी जी से उम्मीद है। और योगी जी ने ही जो बांग्लादेश की बात को भारत में उठाया, वो योगी जी की वजह से वो एक इतना बड़ा मुद्दा बनी जो उन्होंने वो बात बोली आगरा में या कहीं के बांग्लादेश का आप हाल देख रहे हैं और सीख लो इससे सनातनियों के बटोगे तो कटोगे, और बाद में जाके वो कितना बड़ा नारा हो गया। तो ये एक तीसरी चीज सामने नजर के आ रही है कि मोदी जी ठीक है, कोई शिकायत नहीं है, अब वो बुजुर्ग भी हैं, वेटरन हैं और एक तरह से उनकी एक फादरली फिगर हो गई है बीजेपी में, चाहे आरएसएस हो या जितने भी अखाड़े हों। लेकिन आने वाली पारी के लिए जितने भी अखाड़े हैं वो उनका ध्यान, उनका मन अब योगी जी की तरफ उनका रुझान घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो इस महाकुंभ के चलते 2027 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाली दिशाधारा तय करने के लिए कि कम से कम उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण मेजर सीट्स हैं लोकसभा के लिए, वो किस तरफ यहां का दिशाधारा जाएगा। और 2027 का चुनाव का एक तरह से बिगुल जनवरी 13 को महाकुंभ प्रयागराज 2025 में बजने जा रहा है। और 2025 की जो दिशाधारा निकलेगी वो 2027 में कहां जाकर उत्तर प्रदेश में रुकती है। अगर योगी जी एक मजबूत बहुमत से 2027 में जीत के आते हैं तो 2029 का चुनाव आपस में ही, चाहे आपस में अखाड़े माने, महाकुंभ माने, हिंदू संगठन माने, सनातनी अवैध लोग माने, एक बड़ी मजबूत एक चर्चा जरूर आने वाली है 2029 से पहले। अगर 2027 योगी जी मजबूती से जीतते हैं कि 2029 का चुनाव किसकी लीडरशिप में, डायरेक्ट लीडरशिप में, किसकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा। और जिसकी भी लीडरशिप में, मान लीजिए मोदी जी की लीडरशिप में लड़ा जाएगा, तो योगी जी का उस लीडरशिप में जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कितना महत्वपूर्ण बनेगा। और जो दोनों के कद का कंपैरिजन होगा उसमें योगी जी का कद, पॉलिटिकल कद की बात कर रहा हूं, मोदी जी के से कितना छोटा या माना जाएगा, बराबर माना जाएगा, या 29 आते आते 27 जीतने के बाद मोदी जी से
21 माना जाएगा, 19 माना जाएगा या 20 बराबर माना जाएगा, ये देखने वाला होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इस महाकुंभ में हिंदू संगठन को, सनातनियों को एक दिशा धारा में जोड़ने की 2027 की और 2029 की दिशा धारा महाकुंभ से तय होने जा रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।